नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की आर्थिक कहानी के एक बहुत ही जरूरी मोड़ के बारे में। ये कहानी है 1991 के उस बड़े संकट की जिसने भारत को अपनी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को छोड़कर बाजार सुधारों को अपनाने पर मजबूर कर दिया। और जानते हैं, इसी एक फैसले ने देश की किस्मत ही बदल दी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम आज़ादी के बाद की उस भव्य योजना से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि उस सिस्टम में दरारें क्यों पड़ने लगी, 1991 के उस ऐतिहासिक मोड़ को समझेंगे और फिर जानेंगे कि उन बदलावों ने भारत की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। चलिए आज़ादी के ठीक बाद के भारत में चलते हैं। उस समय के हमारे नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ की सफलता से काफी प्रभावित थे। तो उन्होंने समाजवादी प्रेरणा से एक ऐसा आर्थिक रास्ता चुना जिसमें सब कुछ सरकार के कंट्रोल में हो। मतलब उनका मानना था कि देश के जो सीमित संसाधन हैं उन्हें बाजार के भरोसे छोड़ने से अच्छा है कि सरकार एक सेंट्रल प्लान के जरिए उनका सही इस्तेमाल करे। इस मॉडल का सार ये था कि फौरी तौर पर लोगों के इस्तेमाल की चीजें बनाने के बजाय पहले देश के अंदर भारी मशीनें और उद्योग बनाने की क्षमता तैयार की जाए। सोच ये थी कि अगर एक बार ये बुनियाद मजबूत हो गई तो बाकी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के तहत सरकार ने अर्थव्यवस्था और समाज को चलाने की सारी बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लीं। इसी दौर में बने बड़े बांधों और औद्योगिक कारखानों को तो आधुनिक भारत के मंदिर तक कहा गया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये राज्य संचालित मॉडल उतना सीधा साधा नहीं चला। जल्द ही इसमें कई तरह की दिक्कतें सामने आने लगीं, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े संकट की वजह बनी। चलिए देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था में दरारें आखिर पड़ी कैसे। और सबसे बड़ी समस्याओं में से एक था लाइसेंस राज। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें भारी भरकम नियम और परमिट थे, जिसने असल में व्यापार, नए विचारों और कंपटीशन सबका गला घोंट दिया। हालत ये थी कि हर छोटे से छोटे काम के लिए सरकारी इजाजत चाहिए होती थी, जिससे भ्रष्टाचार और लेट लतीफी को खूब बढ़ावा मिला। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि 1991 का संकट कोई अचानक नहीं आया था। इसके संकेत तो बहुत पहले 1960 के दशक में ही मिलने लगे थे। उस समय खेती की धीमी रफ्तार, लगातार 2 साल पड़े सूखे और युद्ध ने अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव डाला था। ये एक तरह की पहली चेतावनी थी जिसे शायद उस वक्त नजरअंदाज कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर संकेत पहले से मिल रहे थे तो फिर 1990 के दशक की शुरुआत में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल ढहने की कगार पर पहुंच गई। असल में ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था जहां कई समस्याएं एक साथ आ गई। सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा था, देश विदेशी कर्जों में डूबा हुआ था और महंगाई आसमान छू रही थी। और इसी बीच खाड़ी युद्ध छिड़ गया, जिससे तेल की कीमतें अचानक से बहुत बढ़ गईं और इसने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी। नतीजा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया। और यहीं से इस कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ आता है। जब देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था, तब जरूरत ने भारत को अपनी आर्थिक दिशा पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसके लिए उस वक्त की सरकार को जबरदस्त राजनीतिक हिम्मत की जरूरत थी, क्योंकि ये दशकों से चली आ रही सोच के बिल्कुल खिलाफ था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सुधार सिर्फ एक विकल्प नहीं थे, बल्कि एक मजबूरी थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक ने मदद तो दी, लेकिन अपनी शर्तों पर। और इन शर्तों में अर्थव्यवस्था को खोलने और सरकारी कंट्रोल को कम करने जैसी बड़ी मांगें शामिल थीं। इन सुधारों को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, सरकार के बेहिसाब खर्च पर लगाम लगाना। दूसरा, देश के अंदर प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस राज से आज़ाद करना। और तीसरा, विदेशी व्यापार और निवेश के लिए देश के दरवाजे खोलना। इसे संक्षेप में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG रिफॉर्म्स भी कहते हैं। जरा सोचिए, ये बदलाव कितना बड़ा और बुनियादी था। जहां पहले सरकारी सब कुछ बनाती और चलाती थी, अब उसकी भूमिका एक हेल्पर या फैसिलिटेटर की हो गई। आत्मनिर्भरता की पुरानी सोच को छोड़कर दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ने पर जोर दिया गया और लाइसेंस राज की जगह खुली कंपटीशन ने ले ली। तो सवाल ये है कि इन बड़े सुधारों का नतीजा क्या निकला। चलिए अब देखते हैं कि 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हुआ। इसके अच्छे और बुरे दोनों ही पहलुओं पर नजर डालते हैं। सुधारों की शुरुआत में स्थिति देखिए।
जून 1991 में भारत के पास सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। इतना कम कि कुछ हफ्तों का इंपोर्ट बिल चुकाना भी मुश्किल था। और अब आज की तस्वीर देखिए। जून 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 647 बिलियन डॉलर हो चुका है। मतलब 30 सालों में 600 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। ये एक अकेला आंकड़ा ही आर्थिक बदलाव के पैमाने को दिखाने के लिए काफी है। इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था की पूरी बनावट ही बदल दी। जीडीपी में खेती का योगदान कम हुआ और सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन बनकर उभरा। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा कि इस कोटेशन में कहा गया है, इस ग्रोथ का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा। माना जाता है कि सामाजिक क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा में सरकारी निवेश में कमी आई। तो कुल मिलाकर देखें तो इन सुधारों की विरासत मिली-जुली है। एक तरफ जहां हाई ग्रोथ रेट और बढ़ता विदेशी निवेश जैसी बड़ी सफलताएं हैं, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती असमानता और सामाजिक क्षेत्रों की उपेक्षा जैसी गंभीर चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं। चलिए अब कहानी को आज के समय में लाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का वो युग अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है और अब नई संस्थाएं भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा दे रही हैं। ये टाइमलाइन भारत की योजना आधारित अर्थव्यवस्था के एक पूरे युग को दिखाती है। 1951 में जो सफर शुरू हुआ था, वो 66 साल बाद 2017 में 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना के साथ खत्म हो गया। अब योजना आयोग की जगह ले ली है नीति आयोग ने, और सबसे बड़ा फर्क है इनके काम करने के तरीके में। योजना आयोग एक टॉप डाउन अप्रोच पर चलता था, मतलब केंद्र से योजना बनती थी और राज्यों को उसे लागू करना होता था। इसके उलट नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सीधा मतलब है अब केंद्र और राज्य मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। तो ये एक कंट्रोलर नहीं बल्कि एक सलाहकार या कह सकते हैं एक थिंक टैंक है। तो अब जब केंद्रीय योजना का दौर खत्म हो चुका है, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। भारत के आर्थिक भविष्य की अगली कहानी कौन लिखेगा? क्या ये बाजार की ताकतें होंगी, सरकार की नीतियां होंगी, या फिर दोनों का कोई नया संतुलन देखने को मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।